हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम बैक टू सुपर एकेडमी। मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर वाला मंत्री परिषद वाला चैप्टर कंप्लीट कराया था। उसके बाद जैसे हम अभी तक सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को करते आ रहे हैं, इसी तरह ये वाली सीरीज़ के भी मैंने एमसीक्यूज़ सीरीज़ इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यूज़ की इंपॉर्टेंस मैंने आपको हर लेक्चर में बताई है। एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पेपर में एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करने हैं। तो आपको आदत होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर की कि आपको जिसकी तैयारी करनी है उसका पैटर्न आपसे पहले से सेट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अब मैंने आपको हर चैप्टर के बाद कंप्लीट कराने के बाद उसके एमसीक्यूज़ कराए हैं। इसके बाद हमने यूनियन मिनिस्टर्स काउंसिल हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद ये वाले लेक्चर में मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ करा दूंगी, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, एमसीक्यूज़ का पता चल जाए कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से किस तरह से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। ये पढ़ाया था हमने, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्लीट कराई थी मैंने आपको, ठीक है। ये वाली वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस वाली लेक्चर में मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ कराऊंगी। प्लीज़ सभी को सॉल्व करने हैं एमसीक्यूज़। अगर आपका कोई गलत हो जाता है तो आप पीछे जाके चेक करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ गलती हुई है, ठीक है, ताकि वो गलती आपसे एग्ज़ाम में ना हो। इसमें ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, पहला वाला ऑप्शंस गलत है। यहाँ से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह मतलब संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का यूज़ किस पहली बार हुआ है और किस आर्टिकल में हुआ है, मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको हर बार यही बताया है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, लैंग्वेज बदल जाती है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज़ कर लेते हैं तो घुमा फिरा के वहीं से पूछा जाता है, ठीक। इसलिए अच्छी तरह से इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कहाँ पर हुआ है या किस आर्टिकल के तहत प्रयोग किया गया है, किस आर्टिकल में किया है। वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसको आंसर मार्क करेंगे, फिर लास्ट में चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। किस में किया गया है? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का यूज़ किया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, मैंने आपको बताया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। किसमें? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि मंत्रिमंडल शब्द का यूज़ किया है, एक ही बार हुआ है, कौन से अनुच्छेद में हुआ है? 352 में, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया है। अब आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि मंत्रिमंडल शब्द है, एक ही बार यूज़ हुआ है और अनुच्छेद 352 है, 44वां संविधान संशोधन है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को करते हैं उसके आसपास के कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर कर लिया करिए, इससे वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, ठीक है, लोकसभा में। तो कितने लोगों का समर्थन चाहिए इस प्रस्ताव को लाने के लिए? कितने लोगों की, सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। इसमें दिया गया है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और जो व्यक्ति है या तो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा का सदस्य होंगे तो लोकसभा की जो मिनिमम क्राइटेरिया है एज लिमिट का वो 25 वर्ष है, और अगर राज्यसभा का सदस्य होंगे तो उसके लिए 30 वर्ष है। तो इसीलिए जो छोटा है उसे ही लेंगे, तो 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। फिर उसके बाद यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो उच्च सदन यानी राज्यसभा, यदि प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो इनमें से कौन सी बात उनके बारे में सही है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न भी पूछे जाते हैं।
वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर बहस नहीं कर सकते। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन के सदस्य बनना पड़ेगा। ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ जो आंसर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सिर्फ उसे इन्हें ऑप्शंस को भी, ताकि हम एलिमिनेट कर सके कि हाँ ये आंसर गलत है। इसीलिए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा करिए। देखो, कोई भी मंत्री, संसद का सदस्य किसी भी सदन की सदस्य बैठक में भाग ले सकता है। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है, उसके सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऐसे ही लोकसभा का सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान वोटिंग केवल उसी सदन में करेगा जिसका वो सदस्य है। पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव इसमें कहा है भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं। उच्च सदन के सदस्य हैं मतलब राज्यसभा के सदस्य हैं। और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कोई मंत्री जिस सदन का सदस्य है वो उसी सदन में मत दे सकता है, बोल सकता है, दूसरे सदन में जा सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मतदान उसी सदन में करेगा जिसका वो सदस्य है। अगर प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। वोट नहीं दे सकते, बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्न सदन में बजट पर बहस नहीं करेंगे, क्यों? मैंने आपको बताया बहस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। उच्च सदन में वक्तव्य देंगे नहीं, बोल कहीं भी किसी भी सदन में जा सकते हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ करने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उसे लोकसभा का सदस्य अनिवार्य होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जिस सदन के सदस्य हैं वोट उसी की कार्यवाही में वोट उसी में देंगे, बाकी कार्यवाही में भाग दोनों में ले सकते हैं। समझ आया? नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ये भी मैंने बताया था। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो कितने टाइम तक वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है? कौन से आर्टिकल में बताया था मैंने आपको? आर्टिकल कौन सा था और क्लॉज कौन सा था ये भी बताएंगे, ताकि हाथ के हाथ ये भी क्लियर हो जाए, आपको आर्टिकल भी आ जाए। 6 माह तक, ठीक, 6 माह तक अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वो 6 मंथ तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। किस में कहा गया है? आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में, और इसका क्लॉज कौन सा है ये आप बताएंगे, ठीक। आर्टिकल 75 में और इसका क्लॉज कौन सा है, कई बार ब्रैकेट में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी किस संविधान संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार है वो लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा निर्धारित किया गया? कौन से संविधान संशोधन पढ़ाया था मैंने आपको? कौन सा बताया था? 91, यानी 91वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ? 2003 में। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो उसके आगे पीछे की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपसे ये ना पूछे, ये पूछ ले 91वां संशोधन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 2003 में हुआ था। ये किससे संबंधित है ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। 2003 में संविधान का 91वां संविधान संशोधन हुआ, तो ये किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री, ये मंत्रिमंडल की मंत्रिपरिषद की आकार से संबंधित है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया आपका साथ के साथ। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, अधोलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? पहला है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके वे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वयं विवेक के प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं।
इस तरह के स्टेटमेंट्स में बहुत थोड़ी सी फेरबदल होती है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। बहुत थोड़ी सी फेरबदल होती है, सब स्टेटमेंट सिमिलर लगते हैं पढ़ने में, तो इनको ध्यान से पढ़ना है कहाँ पर मिस्टेक दी गई है। यहाँ पर सही पूछा है प्रधानमंत्री के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? वे अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही तो राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है, देखो सीमित शक्तियाँ हैं। सीमित शक्तियाँ कहाँ हैं? जब प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होते हैं तो उनकी शक्तियाँ सीमित नहीं है। किस में सीमित नहीं है? मंत्रिमंडल के पक्ष में उनकी शक्तियाँ सीमित नहीं है और वो स्वयं विवेक का ही यूज़ करते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो गया? अपने मंत्रिमंडल के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों के चयन में वो पूर्णतः स्वयं विवेक का यूज़, अपनी मर्जी से वो मंत्रियों को विभाग देते हैं और अपनी मर्जी से अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। केंद्रीय मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? जब केंद्रीय मंत्री परिषद त्यागपत्र देती है तो इन निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न नहीं होती? यहाँ पर यह पूछा गया है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं, अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपना पदभार का निर्वह करेगी। यानी मंत्रिपरिषद जब त्यागपत्र दे देती है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है? देखो, जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगी तो जब क्या होगा? नई लोकसभा का गठन होगा। नई लोकसभा का गठन होगा तो जब त्यागपत्र दिया यानी भंग हो गई और चुनाव होने तक जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें वही मंत्रिपरिषद, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति उस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उस टाइम पीरियड में देश का शासन कौन चलाएगा, इसके लिए राष्ट्रपति उस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उन्हें बने रहने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। यथासंभव शीघ्र जब तक नहीं गठित हो जाती तो वो बने रहेंगे। और यहीं पर यही बात, तीनों बात स्टेटमेंट में सेम बात कही गई है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होगा पुराने बने रहेंगे अपनी जगह पर। लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है? राष्ट्रपति शासन जब लाया जाता है जब किसी स्टेट की मशीनरी, संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं, उसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है जब किसी स्टेट की जो संवैधानिक मशीनरी है वो ठप हो जाती है। ठीक, जब वहाँ की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती तो राष्ट्रपति वहाँ का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं, उसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो मंत्रिपरिषद के भंग होने की या त्यागपत्र देने की स्थिति में ये स्थिति नहीं बनती। समझ आया? तो यहाँ पर मैंने आपको राष्ट्रपति शासन भी क्लियर कर दिया, इसी तरह आपको पढ़ते हुए चलना है। राष्ट्रपति शासन भी क्लियर कर दिया और आपको ये तीनों स्टेटमेंट भी समझा दिए। इसी तरह आपको भी पढ़ते हुए चलना है कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस और बन सकते हैं उसको भी ध्यान रखना है। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। मंत्री यानी मंत्रियों का काम क्या होता है? नीति को बनाना। और लोक सेवक यानी सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका क्रियान्वयन करना यानी इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। संसदीय प्रणाली मैंने आपको बताई थी, ठीक, उसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो उसमें मंत्रियों का उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने आपको बताई थी, शामिल होता है। तो ये सिद्धांत, इसमें दोनों में से स्टेटमेंट कौन सा सही है ये बताना है आपको। कथन कारण दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। स्पष्टीकरण सही नहीं है, कारण सही है, कथन गलत है, कथन सही है, कारण गलत है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, मंत्रियों का काम क्या होता है? नीतियों को बनाना। ठीक, इनका इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका होता है? सिविल सर्वेंट्स का। सिविल सर्वेंट उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, इसी तरह संसदीय प्रणाली मैंने आपको बताई थी। संसदीय प्रणाली की में 2 विशेषताएं होती हैं, इसको हाथ ही हाथ संभलते हुए चलेंगे, मैं हर बार आपको समझाती हूँ। ठीक है,
इसमें एक तो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी नाम वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, एक होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रपति, ठीक है, नाम मात्र कार्यपालिका। एक तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे दो कार्यपालिकाएं होती है, एक वास्तविक एक नाम मात्र। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। यहीं पर यह बात कही गई है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। जैसे कि हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन ये इनकरेक्टली मैच है, ये आपस में एक दूसरे को मैच नहीं करते, आपस में मैच नहीं करते। ये नीतियों का क्रियान्वयन के बारे में बात करता है और ये सिद्धांत को बताता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत को बताता है। तो दोनों सही हैं लेकिन मैच नहीं है। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ये आर्ग्यूमेंट है और इसका रीज़न है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। IAS 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी बताया मैंने आपको, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। तो स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संसदीय संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। मैंने बताया कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है यदि वो दोनों किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो ऐसा कोई संविधान में नियम नहीं बनाया कि लोकसभा के सदस्य ही मंत्री बनेंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्य बनेंगे या राज्यसभा के बनेंगे। दोनों में से किसी की भी सदस्यता है तो आप मंत्री बन सकते हैं। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। तो कथन गलत है और कारण सही है, कथन गलत है और कारण सही है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। IAS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के संविधान में उपबंध है, ठीक है, समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य एक्सट्रीम स्टेटमेंट ज़्यादातर गलत होते हैं। एक्सट्रीम क्या है? अनिवार्य रूप से केवल कहा लोकसभा के ही सदस्य होंगे, ठीक है। लोकसभा यहाँ पर कह रहा है कि संविधान में उपबंध किया गया है कि कैबिनेट के जितने सदस्य होंगे वो केवल लोकसभा के ही सदस्य बनते हैं, लोकसभा के ही सदस्य होंगे। तो क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं। अभी आपको बताया कोई भी मंत्री बन सकता है, अगर किसी भी सदन का सदस्य मंत्री बन सकता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के दिशा निधीन काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जो अपने विभाग का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिनके पास बड़े विभाग होते हैं और वो अपने विभाग का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि वे संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। जब वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए तो अधीनता तो होगी नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2, नाइदर 1 नॉर 2। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? भारत के संविधान में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? बजट। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज़ किया गया है। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज़ किया गया है। विनियोग विधेयक भी संविधान में दिया गया है, संचित निधि भी, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बजट की जगह क्या यूज़ किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अभी बताया
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किसमें दी गई है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत? अनुच्छेद 75 के 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 74 के 3 में। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 1, 3 और 4। अभी समझाया मैंने 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। अब यहाँ पर कंडीशन दे दी कि जब भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो उस समय ज़रूरी नहीं है वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर उसे आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन की सदस्य हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना ज़रूरी है, आवश्यक है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अभी बताया मैंने आपको, इसको आंसर करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि संवैधानिक तौर पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो गया, ठीक। यहाँ पर बात सही कही गई है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात अधूरी है, पूरी बात नहीं कही गई कि सदस्य हो जाना कितने टाइम पीरियड में ज़रूरी है। तो यहाँ पर बताया उसने 6 महीने में। तो कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? तो स्टेटमेंट पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी है, चाहे राज्यसभा के लिए चाहे लोकसभा के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट है सभी केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत करते हैं, इसको भी साथ साथ देख के चलेंगे, ठीक है। कौन करता है नियुक्ति और किसकी सलाह पर करते हैं? जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके आगे पीछे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के तहत। किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। एक कॉन्सेप्ट आपका यही खत्म, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 50%, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। कितने सदस्य, कितना आकार होना चाहिए मंत्रिपरिषद का? कितना होना चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। 15% कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है, इसको बताएंगे कमेंट में। कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया और किस सन में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? मंत्रिपरिषद मैंने आपको समझाई थी, मंत्रिपरिषद किस किस से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होता? राज्य के मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट सचिव। फूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। कौन शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता है? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव। मंत्रिपरिषद किससे मिलकर बनी होती है? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री आते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद राज्य मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री, फिर उसके बाद उप मंत्री। इनसे मिलकर बनती है मंत्रिपरिषद, ठीक है, इनसे मिलकर बनती है मंत्रिपरिषद। लेकिन कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव एक सिविल सर्वेंट होते हैं जो इनकी सहायता करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते, ठीक है। ये नीतियां बनाते हैं और ये इनके इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। ये सिविल सर्वेंट होते हैं, नौकरशाही होते हैं, तो इसलिए ये इसमें मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते। तो कौन शामिल नहीं होता है? तो ओनली 3, यानी केवल 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा।
अब जैसे हमने ये पढ़ा कौन शामिल नहीं होते, तो शामिल कौन होते हैं उसको भी हाथ के हाथ यहीं पर समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट यहीं के यहीं पूरा हो जाए। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। भारत के केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसकी सलाह पर किया जाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 75 का क्लॉज 1। कैबिनेट मंत्रियों की निम्न सारणी का मिलान प्रभागों के साथ कीजिए। जब आप पढ़ते हैं ना इस तरह के क्वेश्चंस, तो कभी कभार नहीं, ज़्यादातर करंट से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि करंट में कौन किस विभाग का मंत्री है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन इस तरह का भी रखा गया है प्रीवियस ईयर के साथ, किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बताना है कि कौन इनकरेक्टली मैच है। इनकरेक्टली मैच बताना है। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। श्री नारायण तातू राणे ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा और श्रीमती निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री। इनमें से कौन इनकरेक्टली मैच है? कौन इनकरेक्टली मैच है? रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। तो ये आंसर नंबर 3 इनकरेक्टली मैच है, बाकी ये तीनों करेक्ट मैच है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े मंत्री पद है उनको ध्यान रखना है कि कौन किस विभाग का मंत्री कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के मंत्रियों को फिल इन द ब्लैंक द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। यानी आपको बताना है यहाँ पर किसके द्वारा मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाती है। और हाथ के हाथ आर्टिकल भी यही क्लियर करेंगे किस आर्टिकल के तहत शपथ को शामिल किया गया है, मंत्रियों की शपथ को किस आर्टिकल के तहत शामिल किया गया है, और कौन शपथ दिलाता है और किस चीज़ की शपथ दिलाते हैं। तीनों चीज़ें यही क्लियर करेंगे। राज्य सरकार के मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। यहाँ राष्ट्रपति नहीं आएगा, यहाँ राष्ट्रपति नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार की बात होती है, संघ सरकार की बात नहीं हो रही है। हम संघ सरकार पढ़ रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा पुटअप होना चाहिए ताकि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पर राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और केंद्र सरकार को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद केवल अस्तित्व में आती है। केंद्र सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद कब अस्तित्व में आती है? सभी मंत्रियों के पद की शपथ लेने के बाद, प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद, विभागों का आवंटन के बाद, संसद में विश्वास जीतने के बाद। एक मंत्रिपरिषद कब बनती है? कब बनती है? जब सभी मंत्री अपने पद की शपथ लेते हैं। जब वो अपना पद धारण करेंगे। पद कब धारण करते हैं? शपथ लेने के बाद। जब सभी मंत्री अपने पद की शपथ ले लेंगे तो मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वो दोबारा रिपीट हुआ है और यहाँ पर आंसर सही दिया गया है। वहाँ जो ऑप्शंस थे वो गलत थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? इस तरह के स्टेटमेंट्स भी पूछे जाते हैं। पहले या अंतिम, जो भी घटना पहले या लास्ट होती है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले वित्त मंत्री बताने हैं आपको। पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुगम चेट्टी, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये इनको संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो पहले स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन थे? A.R. षणमुगम चेट्टी, ठीक है। आंसर बी।
सभी केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सभी केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अभी कराया, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। संघीय कार्यकारिणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, महान्यायवादी और महान्यायाधिकर्ता और मंत्री परिषद। निम्नलिखित में से संघ की कार्यकारिणी यानी संघ की कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन है? संघ की कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन है, यानी संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, यहाँ पर ये पूछा गया है। कौन कौन शामिल होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का फर्स्ट पिलर। सेकंड, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, फिर आती है मंत्री परिषद, फिर आती है मंत्री परिषद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, फिर भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस में महान्यायवादी के साथ महाभिकर्ता भी दिया गया है, यानी इन दोनों को साथ दिया गया है। अगर खाली महान्यायवादी दिया जाता तो ये शामिल होते, लेकिन इनके साथ इनको भी इंक्लूड किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए कौन सा है? 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, केवल 1, 2 और 5। वैसे कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, सॉरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, मंत्रिपरिषद मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। ठीक, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बाकी ये वाले तीनों ये करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? सेकंड, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। आपके वाले 26 क्वेश्चंस कराए मैंने आपको। ठीक, इसके बाद आपके MCQs के थोड़े क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसको ज़रूर से करना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और उनको कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उनको हाथ के हाथ क्लियरिफाई करना है। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ऑप्शन क्वेश्चंस में पेपर में गलत नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।